हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू टुडे द फर्स्ट चैप्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। सो दिस इज़ द लास्ट वीडियो एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं द फंक्शंस या फिर आप कह सकते हो इम्पॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि उसका नेचर क्या होता है, स्कोप क्या होता है, जिसमें हमने तीन चीज़ें पढ़ी थी। वी स्टडीड अबाउट द स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वी स्टडीड सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टडी द इम्पॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये अपने को मतलब ये जो स्टैट्स पढ़ना है, ये क्यों पढ़ना है। इकोनॉमिक्स पढ़ के ही हमारा काम नहीं चल सकता क्या। तो ये सारी ही चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और इसी के साथ एक छोटू सा टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए समझना, राइट क्योंकि आप एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी हैं। तो इसीलिए अभी इसी बात पे हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज़ सबसे पहले फंक्शंस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, राइट। तो जब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंस की या फंक्शंस की, तो इसका मतलब क्या है कि क्या ज़रूरत है स्टैटिस्टिक्स में, स्टैटिस्टिक्स किस किस काम में आता है। तो अगर आपको फंक्शंस पूछा, आपको सिग्निफिकेंस पूछता है, आपको इम्पॉर्टेंस पूछता है, तो आपको यही सारे पॉइंट्स लिखने हैं। ये सारे ही पॉइंट्स सफिशेंट हैं, राइट। अब इन पॉइंट्स को एक बार सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम। सबसे पहला है क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। कुछ पॉइंट्स आपको इजीली पढ़ के समझ आ जाएंगे, जैसे ये वाला पॉइंट समझ आ गया होगा। सेकेंड है वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। थर्ड इज योर फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। फोर्थ इज इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। फिफ्थ इज इंटरसेक्टोरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन्स। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक फोरकास्टिंग एंड द लास्ट वन इज कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थियरीज और इकोनॉमिक मॉडल्स। अब हम एक एक करके समझते हैं कि क्या है ये सारे ही आपके पॉइंट्स, क्या इनका कहने का मतलब है। यानी कि ये सारे ही पॉइंट्स ये बताते हैं कि क्यों स्टैट्स इंपॉर्टेंट है अपने लिए, क्या उसका सिग्निफिकेंस है, क्या उसके फंक्शंस हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ये भाई हमको पता है, हमने स्टैट्स के फीचर्स में भी पढ़ा था कि स्टैटिस्टिक्स के थ्रू हम किसी भी चीज़ को उसके क्वांटिटेटिव फॉर्म में आप कह सकते हो एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं, हमारे इंडिया में इतनी सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं। आप अनएम्प्लॉयमेंट ले लो, आप क्या कहते हैं पावर्टी ले लो, आप इन्फ्लेशन ले लो, बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। पॉपुलेशन राइज हो गया, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, तो ये बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, नॉट ओनली इन इंडिया बट एवरीवेयर इन दिस वर्ल्ड, ओके। अब इन्हीं प्रॉब्लम्स को एक तो ये रास्ता है कि अपने पास हम थ्योरेटिकली पढ़ें कि भाई इतना ऐसे ऐसे होता है, इकोनॉमिक आपका पॉपुलेशन राइज ये होता है, अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे ऐसे होता है। पर इसी जगह हम क्या करें, इस सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को हम क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस करें, मतलब हम डेटा लिखें, डेटा अपने पास रखें, उसको नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करें कि पिछले साल आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना था और अभी इस साल इतना है। तो इससे आप क्या कर सकते हो, आप इजीली चीज़ों को समझ सकते हो, कॉम्प्रिहेंड कर सकते हो। यहीं अगर मैं बोलूँ कि अभी ना इस महीने नहीं, एक्चुअली इन आई गेस मार्च या अप्रैल में, एक्चुअली अप्रैल में क्या था, अप्रैल में अभी तक का इंडिया में अभी तक का हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका आइडेंटिफाई किया गया, ठीक है, 8.11% समथिंग। तो अगर मैं सिर्फ इतना बोलूँ कि हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहा या फिर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा रहा अप्रैल के महीने में और बाकी पहले से कंपेयर करें तो ये आपको ठीक है समझ आ जाएगा। पर अगर मैं आपको डेटा दे रही हूँ कि कितना % रहा, तो आप उसको और अच्छे से समझ पाओगे, आप उसकी और बारीकियाँ जान सकते हो कि अच्छा पहले कितना रेट था, अभी इतना रेट है हाई, तो पहले कितना था, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम क्वान्टिटेटिवली एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को बाय यूजिंग स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, राइट। सेकेंड आता है वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब मैंने बोला कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.11% रहा अप्रैल में, ठीक है, अभी तक का हाईएस्ट। तो इससे आप एक तो इस अनएम्प्लॉयमेंट रेट के हाईएस्ट होने के कॉजेज़ भी पता कर सकते हो कि क्यों हाईएस्ट रहा, क्यों इतना ज़्यादा रहा, और इसके इफ़ेक्ट्स भी जान सकते हो कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। अब इफ़ेक्ट्स क्या होंगे हम बता देंगे कि यार यहाँ पर आपका कॉजेज़ क्या हो सकते हैं कि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा था, जो यूथ है वहाँ वो लोग ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट थे, या फिर इस सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा था, लोगों की इस चक्कर में नौकरी छूट गई या फिर उन्होंने छोड़ दिया। बहुत सारे कॉजेज़ आप पता कर सकते हो।
और यहीं आप इसके इफ़ेक्ट्स भी बता सकते हो। तो कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट के क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। लोगों को पावर्टी फेस करनी पड़ेगी, उनकी इनकम कम रह जाएगी, वो लोग उससे क्या कहते हैं, डिमांड भी कम होगी। जब अनएम्प्लॉयमेंट होगा, लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, वो बेरोज़गार हैं, जब पैसे नहीं होंगे तो वो डिमांड कम करेंगे किसी भी चीज़ की, तो इससे डिमांड भी कम होगी। ये सारी चीज़ें हम माइक्रो में भी आगे पढ़ने वाले हैं, डिमांड वगैरह, अभी इतना स्ट्रेस मत लो। तो ये समझो कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आप आइडेंटिफाई कर सकते हो किन्हीं भी अलग अलग डेटाज़ के बीच में, डेटाज़ बोल रहे हो आपके इकोनॉमिक डेटा के बीच में, अलग अलग इकोनॉमिक डेटा के बीच में आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आप पता कर सकते हो थ्रू स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट इज़ फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़। जो हमारी गवर्नमेंट है अलग अलग पॉलिसीज़ लाती है, आपको पता है किसके लिए, जनता के भले के लिए, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, यूजुअली गरीबों के लिए ही, या फिर जो थोड़े बैकवर्ड पीपल हैं जिनको इतनी नॉलेज नहीं रहती, वो हर चीज़ को एक्सेस नहीं कर पाते, ये सब के लिए पॉलिसीज़ लेकर के आती है। अब पॉलिसीज़ हम कैसे बनाते हैं, जब हमारे पास कुछ डेटा होता है, क्योंकि सरकार को कैसे पता चलेगा कि भाई ये लोग यहाँ पर गरीब हैं, इनके पास पैसे नहीं, इनके पास खाने को नहीं है, ये लोग पावर्टी में हैं, कैसे पता चलेगा, डेटा के थ्रू। डेटा क्या है, स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़ फॉर पीपल, फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल। नेक्स्ट इज योर इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या होता है, सिंपली ये समझो, जब सारी ही चीज़ें बैलेंस्ड होती हैं, राइट। जब सारी ही चीज़ें बैलेंस्ड मतलब डिमांड, सप्लाई, आपका प्राइस और जो भी है, ये सारी ही चीज़ें क्या हैं, इक्विलिब्रियम में रहेंगी। तो स्टैटिस्टिक्स के थ्रू हम अपना इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर जैसे हम डिमांड और आप कह सकते हो डिमांड और प्राइस या डिमांड और प्राइस के बीच का रिलेशनशिप अगर हम देखेंगे, जो आप माइक्रो में आगे पढ़ोगे 5th-6th चैप्टर में, तो जब हम डिमांड और प्राइस के बीच का रिलेशनशिप देखते हैं, एक तो ये बात है कि हम थ्योरी में पढ़ें, एक हमारे पास ये रास्ता है कि हम उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करके पढ़ें। तो उससे क्या होगा, हमारे पास अलग अलग मतलब आप कह सकते हो आप अलग अलग तरीके से या फिर बहुत सारे तरीके से आप समझ सकते हो कि हम अपनी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कैसे अटेन करेंगे। इक्विलिब्रियम मतलब जब सब चीज़ें बैलेंस होंगी, इकोनॉमी हमारी अच्छी सही रास्ते पर चल रही होगी, वो होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। तो ये भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट है इंटरसेक्टोरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन्स। इंटरसेक्टोरल मतलब अलग अलग सेक्टर के अंदर, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा ना, इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, मतलब स्टेट्स के अंदर, ठीक है, एक स्टेट के अंदर। तो ऐसे ही इंटरसेक्टोरल मतलब अलग अलग सेक्टर्स के अंदर, और इंटरटेम्पोरल मतलब अलग अलग टाइम के बीच में, राइट। तो इंटरसेक्टोरल कंपैरिजन्स हम कर सकते हैं, यानी कि अगर हमारे पास डेटा है, जैसे मैंने अभी बताया कि वो अनएम्प्लॉयमेंट वाला डेटा, तो आप इंटरसेक्टोरल कंपैरिजन कर सकते हो कि इस सेक्टर में ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट था, इस सेक्टर में कम था, इस सेक्टर में इतना था और इस सेक्टर में इतना है, और साथ ही साथ रूरल एरियाज़ में इतना था, अर्बन एरियाज़ में इतना है। रूरल एरिया में भी विमेन इतनी अनएम्प्लॉयड थी और मेन इतने अनएम्प्लॉयड थे। तो ये सारी ही चीज़ें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, इंटरसेक्टोरल कंपैरिजन कर सकते हो अलग अलग सेक्टर्स के बीच में, है ना। और इंटर टेम्पोरल क्या होता है, टेम्पोरल जहाँ पर आ जाए ये समझ लो टाइम से रिलेटेड है, यानी कि अलग अलग टाइम से भी आप कंपेयर कर सकते हो। ऑब्वियसली मैंने कैसे बताया कि ये हाईएस्ट था अभी तक, मैंने बोला ना अप्रैल में हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, तो मैंने कुछ कंपेयर किया होगा पहले के टाइम से, तभी तो बताया ना। तो मैंने इंटर टेम्पोरल कंपेरिजन किया, और इंटर टेम्पोरल कंपेरिजन आप डेटा का ही कर सकते हो, इंटरसेक्टोरल कंपेरिजन आप डेटा का ही कर सकते हो जब आपके पास एक फिक्स डेटा है, डिजिट्स हैं कि इतना चीज़ थी, इतना ये था, इतना अनएम्प्लॉयमेंट, इतना पॉवर्टी। तो आप ये दो तरह के कंपैरिजन कर सकते हो बाय यूजिंग स्टैट्स। नेक्स्ट इज योर इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। कुछ भी चीज़ें आप फोरकास्ट कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि भविष्यवाणी करो। फोरकास्टिंग मतलब जैसे अभी आपने देखा, आपको पता होगा कुछ टाइम पहले, आई गेस 1 साल पुरानी बात है, हाँ 1 साल पुरानी बात तो हो गई होगी, जब बीच में ना नींबू के प्राइस बहुत ज़्यादा राइज़ हो गए थे। आपको पता है नींबू के भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, है ना, कमी आ गई थी उसकी। तो इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो लोग ये देख करके कि ये जो मतलब प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो वो ये लोग कैसे देख रहे हैं कि उनके पास डेटा है कि इतना % इन्फ्लेशन बढ़ गया, इतने % प्राइसेस बढ़ गए। तो जब ये सब वो डेटा को एनालाइज करते हैं तो उसके बेसिस पर वो फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में ऐसा रहेगा इकोनॉमी का हाल, आने वाले टाइम में मंदी आ सकती है, आने वाले टाइम में डिमांड की कमी हो सकती है, आने वाले टाइम में गोल्ड के प्राइसेस बढ़ सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें। तो ये जो फोरकास्टिंग है वो कोई
एक सर्टेन डेटा को देखकर ही दे रहे हैं। वो सर्टेन डेटा क्या कहलाता है? स्टैटिस्टिक्स। अब लास्ट आता है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज और इकोनॉमिक मॉडल्स। जैसे सरकार हमारी पॉलिसीज़ बनाती है, उसी तरह कुछ इकोनॉमिक मॉडल्स और इकोनॉमिक थ्योरीज भी बनती हैं। इकोनॉमिक मॉडल्स और थ्योरीज क्यों होते हैं? जिससे कि हम क्या करें, अपनी इकोनॉमी में सुधार ला सकें। मतलब एक कह लो आपको आप कह सकते हो एक मॉडल, एक तरीका दे देते हैं, एक थ्योरेटिकल आप कह सकते हो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपको दे देते हैं कि इकोनॉमी में अगर ये चीज़ें होंगी तो आपकी इकोनॉमी अच्छे से वर्क करेगी। तो ये जो इकोनॉमिक मॉडल्स और इकोनॉमिक थ्योरीज होती हैं, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप थ्योरेटिकल डेटा पर ही वर्क करेंगे, इनमें स्टैट्स का होना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि हमारे पास पता हो कि हमको क्या चीज़ कितनी करनी है। अगर हमको इन्वेस्टमेंट करना है हमारी इकोनॉमी में तो कितना इन्वेस्टमेंट करना है, अगर हमारी इकोनॉमी को सेविंग्स करनी चाहिए तो कितनी सेविंग्स करनी चाहिए। तो वो जो डेटा होता है वो स्टैट्स ही होता है। तो इकोनॉमिक थ्योरीज और इकोनॉमिक मॉडल्स को बनाने में कौन हेल्प करता है? आपका स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंस है। क्या क्या है? सबसे पहले तो आपको इकोनॉमिक थ्योरीज और इकोनॉमिक मॉडल्स बनाने हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनानी है, बिना देखे बोलो। ठीक है, इकोनॉमिक थ्योरीज, इकोनॉमिक मॉडल्स, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, आपका फोरकास्टिंग। ठीक है, और आपका क्या था, क्वांटिटेटिवली आप एक्सप्रेस कर सकते हो कोई भी चीज़, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हो गया आपका। और क्या हो सकता है, इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम है, इंटरसेक्टोरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन कर सकते हो। तो ये 6-7 पॉइंट्स हैं, 7 पॉइंट्स जिन्हें आपने याद रखना है एज द फंक्शन, इम्पॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, राइट। सो इसके बाद हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? देखो यहाँ पर ना मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं ऑलरेडी, जिससे कि आपको अच्छे से समझा सकूँ मैं। इस पर बेस्ड आपके क्या कहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे। स्पेशली ये जो स्टेटमेंट है ना, ये ऊपर जो नज़र आ रहा है, ये स्टेटमेंट पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं। ये एनसीईआरटी में भी है। ठीक है, इस एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है एक, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी है इस पर बेस्ड क्वेश्चन। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी नहीं कि मैं आपको लिख करके बताऊँ, आपकी बुक में ऑब्वियसली है ये चीज़, आप यहाँ से समझो और फिर उस बुक में पढ़ो तो ये चीज़ें अच्छे से समझ आएगी। क्योंकि यार देखो, बुकिश लैंग्वेज अपने को नहीं समझ आती है, या मुझे भी नहीं आता, मैं भी यूट्यूब वीडियो से ही पढ़ती हूँ। तो क्या होता है, हम जब वीडियोस से पढ़ते हैं, जो हमारा टीचर है जिससे भी हम पढ़ते हैं, वो हमको ईजी, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ को आपको तोड़ के अच्छे से समझा देता है, फिर हम किताब से पढ़ते हैं ना तो वो चीज़ समझ आती है। तो अब ये जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ, थोड़ा तसल्ली से समझना। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर नॉट अ सब्सटीट्यूट टू कॉमन सेंस। ठीक है, जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स होते हैं ना, वो सब्सटीट्यूट नहीं है कॉमन सेंस का। तो देखो इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये जो आपका स्टेटमेंट है, ये कहना क्या चाहता है। होता ये है कि जो देखो स्टैटिस्टिकल मेथड्स होते हैं ना, वो जब हम यूज़ करते हैं तो कई बार वो ना गलत रिज़ल्ट देते हैं। एक्चुअल में होनी कुछ और चीज़ चाहिए, पर वो रिज़ल्ट कुछ और देते हैं, राइट। और यूजुअली फिर लोग क्या करते हैं, उनको पता है कि सही चीज़ यही है, पर फिर भी वो उस स्टैटिस्टिकल मेथड पे ट्रस्ट करते हैं, उस पर ट्रस्ट करके फिर वो गलत कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। तो यही इसके कहने का मतलब है कि जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं, दे आर नॉट अ सब्सटीट्यूट ऑफ योर कॉमन सेंस। ये जो कॉमन सेंस है ना आपका, कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा, हर चीज़ में स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। दे आर नॉट अ सब्सटीट्यूट ऑफ कॉमन सेंस, राइट। अगर कोई चीज़ गलत है यहाँ पर स्टैटिस्टिकल मेथड्स में गलत आ रही है तो वो गलत ही है। ऐसा नहीं है कि आपने स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ किया है तो वो सही होगी और आप जो बोल रहे हो वो गलत होगा। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। जैसे कि यूजुअली एक ना रिलेशनशिप ड्रॉ किया जाता है, रिलेशनशिप बनाया जाता है किस बात में, कि ऐसा अगर कोई एरिया है जहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, तो उस एरिया में बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो डेथ्स भी होती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा डेथ्स होती हैं। ये एक रिलेशनशिप यूजुअली बनाया जाता है, पर क्या इसका कोई कॉमन सेंस है?
ठीक है, क्या इसमें इस बात में कोई सेंस है? नहीं। मुझे उसकी याद आ गई, बस्सी की याद आ गई। तो इस बात की भाई कोई सेंस नहीं है कि जहाँ डॉक्टर्स ज़्यादा होते हैं वहाँ डेथ्स ज़्यादा होती हैं, या फिर जहाँ पर डॉक्टर्स ज़्यादा होते हैं वहाँ बीमार लोग ज़्यादा होते हैं। भाई ये कोई बात नहीं है। जहाँ पर डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स नहीं होते वहाँ भी बीमार होते हैं लोग, राइट। और हो सकता है कोई हॉस्पिटल के बगल में रहता हो, डॉक्टर के घर के बगल में रहता हो, वो भी बीमार ना हो कभी। तो इस बात में कोई सेंस नहीं है। पर एक स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप जोड़ दिया है। एक ना आप टर्म पढ़ोगे आगे जाके, कोरिलेशन। कोरिलेशन में हम क्या करते हैं, दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप जोड़ते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे रिलेशनशिप बना दिया है। तो ये यूजुअली माना जाता है, पर ये गलत है। कॉमन सेंस तो ये नहीं कहता ना। तो ये जो स्टैटिस्टिकल मेथड है, इट इज़ नॉट अ सब्सटीट्यूट ऑफ कॉमन सेंस, ठीक है। इसका एक और एग्जाम्पल समझो। इसका एक और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, लेट अस सपोज मुझे क्या करना है, मेरे घर में मुझे कपड़े बनवाने, ठीक है। मेरे घर में 10 लोग रहते हैं, जिसमें से 4 लोग तो बुज़ुर्ग हैं, ठीक है। मान लो, लेट अस अज्यूम 4 लोग तो बुज़ुर्ग हैं, बड़े बूढ़े हैं, 3 बच्चे हैं और 3 मम्मी पापा वाली एज के हैं, ठीक है। समझ आया? अब यहाँ पर अगर मैं ऑन एन एवरेज निकाल के, कि मतलब ऑन एन एवरेज हर किसी को कौन सा साइज़ फिट होगा, एवरेज निकाल करके मीडियम साइज़ के कपड़े बनवा लूँ, ठीक है, मीडियम साइज़ के कपड़े बनवा लूँ, तो क्या वो सही होगा? अगर स्टैटिस्टिकल मेथड के हिसाब से देखें तो वो सही होगा, क्योंकि एवरेज निकाल रही हूँ। मैंने क्या बताया, एग्रीगेट का एवरेज वगैरह निकालना, ये स्टैटिस्टिकल मेथड्स होते हैं। तो स्टैट्स के हिसाब से तो ये सही है। पर अगर मैं कॉमन सेंस अपना यूज़ करूँ तो क्या मैं ऐसा करूँगी क्या? भाई मैं सबके अपने अलग अलग साइज़ के कपड़े नहीं बनवाऊँगी क्या? क्योंकि हो सकता है जो बुज़ुर्ग को फिट हो साइज़, वो छोटे बच्चों को फिट ना हो सकता है सबसे छोटा बच्चा मेरे घर में है 3 साल का, तो क्या बुज़ुर्ग के कपड़े, मेरे दादी बाबा के कपड़े उसको फिट हो जाएंगे? नो। तो ये एक कॉमन सेंस वाली बात है, पर स्टैट्स ये सब चीज़ें इग्नोर करती है, और ये काइंड ऑफ इसका एक आप कह सकते हो लिमिटेशन या ड्रॉबैक भी है। तो इसीलिए ये जो सेंटेंस है, आई होप आपको समझ आया होगा कि सेंटेंस कहना क्या चाहता है। कि ये सेंटेंस यही कहना चाहता है कि ज़रूरी नहीं कि हर स्टैटिस्टिकल मेथड सही हो, उस जगह पर आपका कॉमन सेंस गलत हो। समझ आया? क्योंकि स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर नॉट अ सब्सटीट्यूट टू योर कॉमन सेंस, राइट। अब मैंने क्या बताया कि आपको जब इस तरह के गलत रिजल्ट्स मिलते हैं, जैसे कि अब अभी हमने देखा ना, गलत रिजल्ट्स मिले कि नहीं, मैंने मीडियम साइज़ बनवा लिया, गलत रिजल्ट है, राइट। तो ये इससे क्या होता है, लोगों के बीच में डिस्ट्रस्ट पैदा हो जाता है। ट्रस्ट इज़ भरोसा करना, डिस्ट्रस्ट मतलब भरोसा ना करना। तो डिस्ट्रस्ट पैदा हो जाता है टुवर्ड्स स्टैटिस्टिक्स। कैसे पैदा होता है? देखो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि जो स्टैटिस्टिक्स है, इट इज़ अ रेनबो ऑफ लाइज। ये लाइज का एक रेनबो है, ठीक है, यानी कि झूठों का रेनबो है। दूसरा लिखा है, इट इज़ अ टिश्यू, स्टैटिस्टिक्स आर टिश्यूज़ ऑफ फॉल्सहुड। ये गलत फहमी, फॉल्सहुड के टिश्यूज़ हैं। फिर लिखा हुआ है, कैन प्रूव एनीथिंग, यानी कि कुछ भी प्रूव कर सकता है। एंड नेक्स्ट इज इट कैंट प्रूव एनीथिंग, ये कुछ भी प्रूव नहीं कर सकता। फिर नेक्स्ट लिखा है, अ क्ले ऑफ विच यू कैन मेक अ गॉड और अ डेविल एज यू प्लीज़, यानी कि एक ये क्ले है, ठीक है। क्ले से आप कुछ भी बना लेते हो ना, आप चाहे हाथी, घोड़ा, ऊँट कुछ भी बनाओ, तो ये क्ले है जिससे आप गॉड भी बना सकते हो, आप डेविल भी बना सकते हो। यानी कि कोई एक ऐसा डेटा है जिसको आप झूठ की तरह भी प्रेजेंट कर सकते हो, आप उसको सच की तरह भी प्रेजेंट कर सकते हो। क्योंकि यूजुअली देखो क्या होता है, लोग ना क्या करते हैं, अगर आपके पास कोई डेटा है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको कैसे समझ रहे हो, आप उसको कैसे दूसरों को समझा रहे हो। जैसे आपको याद हो कि हमने आई गेस लिमिटेशन में पढ़ा था कि हमको ना रिलेशन देखना चाहिए, यानी कि रेफरेंस देखना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट समझना चाहिए कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो डेटा को प्रेजेंट किया जा रहा है। अगर आपको याद हो, लिमिटेशन में आपने पढ़ा था कि हमें कॉन्टेक्स्ट समझना चाहिए। अब आप सिर्फ डेटा रख दो किसी के सामने, उसको कॉन्टेक्स्ट ना दिखाओ, तो ऑब्वियसली वो उसको गलत समझेगा। और मान लो हो सकता है आपका मोटिव ही यही है कि आप उसको गलत समझाना चाहते हो, मान लो आप अपने बेनिफिट के लिए उसको कुछ गलत ही समझाना चाहते हो, तो इससे क्या होता है, स्टैट्स पर डिस्ट्रस्ट पैदा हो जाता है लोगों का। ये समझ आया? तो इसीलिए यहाँ पर एक आप कह सकते हो इकोनॉमिस्ट हैं डिज़राइली, जिन्होंने क्या बोला है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लाइज, 3 तरह के झूठ होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ जिससे कि ना ये चीज़ें आपको याद रहेंगी। ठीक है, एक इकोनॉमिस्ट हैं भाई अपने, जिनका नाम है डिज़राइली,
उन्होंने क्या बोला है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लाइज, यानी कि झूठ 3 तरह के होते हैं। कौन से 3 तरह के? एक तो है आपका लाइज यानी कि झूठ, फिर एक आता है डैम्ड झूठ यानी कि डैम्ड लाइज, सॉरी मैं डैम्ड झूठ बोल रही हूँ, ठीक है, लाइज, डैम्ड लाइज, और तीसरा आता है आपका स्टैटिस्टिक्स। समझ आया? समझ आया? यानी कि एक तो झूठ, एक उससे भी बड़ा झूठ, फिर आता है स्टैटिस्टिक्स, राइट। तो उन्होंने स्टैट्स को झूठ में काउंट किया है। अब ये झूठ में काउंट करने का रीज़न क्या है? देखो रीज़न समझ लो, आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। क्या है रीज़न? कि डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स ऑफ अ गिवन प्रॉब्लम, यानी कि हमारे पास क्या होता है, अलग अलग स्टैट्स के एक प्रॉब्लम के अलग अलग स्टैटिस्टिक्स होते हैं। जैसे कि मान लो अगर हम बात करें हमारी इकोनॉमी की, हमारी इकोनॉमी में या फिर हमारी कंट्री की, हमारी कंट्री में अभी किसकी सरकार है? बीजेपी की, राइट। अब बीजेपी की सरकार है और एंटी बोल रही हूँ, ऑपोजिशन में बहुत सारी आपकी वो हैं पार्टीज़ हैं, लाइक कांग्रेस एंड बीएसपी, एसपी वगैरह, आम आदमी पार्टी। तो अगर हमारी सरकार ने, बीजेपी ने अगर कोई डेटा रिलीज़ किया है तो तुरंत ऑपोजिशन वाले चढ़ के नहीं आते हैं ना। आप देखते हो वो न्यूज़ चैनल पे विंडो बना बना के बहस करते हैं। वो बीजेपी वाला कोई एक प्रवक्ता होता है, स्पीकर होता है, वो अपना डेटा बता रहा है, ऐसे ऐसे अपने किया था, हमने इतना रेट बढ़ाया, इतना कम किया, इतनी सब्सिडी दी सिलेंडर पे, इतने प्राइसेस कम किए। वहीं जो ऑपोजिशन वाले होते हैं वो उनकी बातों को झूठ बता रहे होते हैं कि नहीं तुमने ऐसे किया था, तुमने इतनी सब्सिडी नहीं दी थी, थोड़ी कम दी थी, टैक्सेस बढ़ा दिए थे, तुमने प्राइसेस और बढ़ा दिए थे, तुम्हारी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना बढ़ गया। तो ये जो दोनों लोग अपना डेटा रख रहे हैं, इससे वो तो अपना काम कर रहे हैं, वो तो अपनी बहस कर रहे हैं, पर इससे जो हम लोग हैं, आम जनता, वो लोग सफ़र करते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता कि किसकी बात सच है, किसका स्टैटिस्टिक्स, किसका डेटा सच है। उन्होंने अपने हिसाब से कैलकुलेट किया तो वो सही बता रहे हैं, उन्होंने अपने हिसाब से कैलकुलेट किया तो वो अपना सही बता रहे हैं, पर अपने को क्या पता। यानी कि एक प्रॉब्लम के अलग अलग स्टैटिस्टिक्स हो सकते हैं क्योंकि हम अलग अलग तरीके से मेजर करते हैं। समझ आया? तो इसीलिए लोगों को डिस्ट्रस्ट पैदा हो जाता है स्टैटिस्टिक्स पर, यानी कि डेटा पर। दूसरा है कैन बी प्रेजेंटेड टू कन्फ्यूज़ द रीडर। आप उसको इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो कि कंफ्यूज हो जाए रीडर, कि रीडर समझ ही ना पाए। मान लो आप चाहते ही यही हो कि आप जो जनता है, जैसे कि मान लो कोई पॉलिटिकल रीडर है, वो कुछ ऐसा डेटा पोस्ट करे कि जनता समझ ही ना पाए, बस ठीक है मेरी फॉर्मेलिटी हो जाए कि हाँ मैंने डेटा पोस्ट कर दिया जनता के सामने, पर जनता समझ ही ना पाए या फिर वो कंफ्यूज हो जाए। तो इससे क्या होगा, लोगों को डिस्ट्रस्ट पैदा हो जाएगा स्टैटिस्टिक्स पर। समझ आया ना? नेक्स्ट है कैन बी ऑल्टर्ड टू मैच द प्री डिटर्मिन्ड कंक्लूजन। कभी कभार क्या होता है, हमने ना फिक्स कर रखा होता है कि अपने को यही दिखाना है जनता को, तो हम वो प्रोसेस ही ऐसे करते हैं कि आंसर ये निकल गया। जैसे कभी मैथ्स में नहीं होता था आप लोगों के साथ बचपन में, हम क्या करते थे, जब कोई आपको जैसे वो होता है ना क्या बोलते हैं उनको, कोई लॉज होते हैं, कोई थ्योरम प्रूफ करनी होती है, हमें पता है लास्ट में यही आंसर लेकर के आना है, प्री डिटर्मिन्ड कंक्लूजन है अपने पास, तो हम वो सारी ही जो स्टेप्स होते थे मैथ्स के वो ऐसे ही लिखते थे कि लास्ट में आपका यही आ जाए। और हमने सुना भी है कि लोग क्या करते हैं मैथ्स के एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम्स में, 10वीं में यही कराते हैं, जो प्रूफ करने वाली जो होते हैं ना आपके थ्योरम्स वगैरह जो ट्रिग्नोमेट्री में, तो लास्ट में वही लिख देते हैं। फिर ऐसे बीच में कुछ भी स्टेप्स लिख दिए, उन्होंने पूरा प्रोसेस ही ऐसे किया कि लास्ट में आपका वही आ जाएगा जो प्रूफ करना है, राइट। तो ज़्यादातर लोग यही करते हैं, अगर वो डिसऑनेस्ट हैं, अगर उनको कुछ गलत काम में वो इन्वॉल्व है, तो वो यही करेंगे कि उनके पास जो प्री डिटर्मिन्ड कंक्लूजन है ना, उसको लाने के लिए स्टैटिस्टिक्स को ऑल्टर कर देंगे, कि वो कुछ उल्टा सीधा प्रोसेस करते हैं। इससे भी डिस्ट्रस्ट पैदा होता है। लास्ट है आपका जनरली रॉन्ग व्हेन कलेक्टेड इन अ पार्शियल मैनर। ऑब्वियसली जब आप कोई भी डेटा पार्शियल होके कलेक्ट करोगे तो आपको ऑब्वियसली गलत आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, गलत स्टैटिस्टिक्स मिलेगी। जैसे कि मान लो आपके पास क्या है, घर में आपने 25 आम लेकर आए हो, ठीक है, 25 आम लेकर के आए हो और आप लोग हो 5। सबने बोला कि हम 5 मैंगोज़ खाएंगे, ठीक है। अब कोई एक बच्चा था जिसको मैंगोज़ बहुत ज़्यादा पसंद थे, उसने 5 की जगह 7 खा लिए, तो एक बंदे के 2 आम कम हो गए ना। वो पूछता फिर रहा है कि भाई किसने खाए, किसने खाए, किसने खाए।
है ना, ये होता है ना। तो जब आप पार्शियल हो जाते हो तब आपको गलत डेटा मिलता है, फिर वो सोचेंगे, एक दूसरे को ब्लेम करेंगे, वो उनका डिस्ट्रस्ट पैदा हो जाएगा स्टैट्स पे। यानी कि अगर आप पार्शियल होके काम कर रहे हो, कोई भी, जैसे टीचर्स नहीं करते, किसी बच्चे को ज़्यादा नंबर दे दिए, अगर वो उसका बहुत चहेता है, वो उसकी बहुत चापलूसी करता है तो, और जो बैक बेंचर्स होते हैं उनको कम नंबर दे दिए। तो अगर आप पार्शियल होके, बायस होके काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको गलत डेटा मिलेगा और इससे आपका डिस्ट्रस्ट पैदा हो जाएगा, है ना। आपका डिस्ट्रस्ट पैदा हो जाता है कि नहीं यार, ये तो टीचर ही बेकार है, ये गलत मार्क्स देता है, अपने को कम देता है, इसकी दुश्मनी है मुझसे, होता है ना, राइट। अब इसके बाद हम समझेंगे, देखो ये हमने कॉजेज़ पढ़ लिए, है ना, हमने पढ़ लिया कि डिस्ट्रस्ट होता क्या है। यानी कि एक तरह से आप कह लो स्टैट्स पे यकीन ना करना, और अलग अलग लोगों ने इसके बारे में अलग अलग कहा है, ये आपको याद रखना है। डिज़राइली ने क्या कहा है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लाइज, डैम्ड लाइज एंड स्टैटिस्टिक्स। और ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो लोगों ने बोले हैं कि स्टैट्स के लिए, कि इट्स अ रेनबो ऑफ लाइज, इट्स टिश्यू ऑफ फॉल्सहुड, इट कैंट प्रूव एनीथिंग एंड इट्स अ क्ले of which you can made a god or a devil, whatever you want। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है, स्टेटमेंट्स हैं जो आप अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए लिख सकते हो एग्ज़ाम में। बस ये ना एक थ्योरी जैसा है कि जो आपको दिमाग में रखना है, समझना है, ऐसा नहीं है रट्टा लगाना है, ठीक है, अपने हिसाब से लिख सकते हो। बस कुछ जैसे ये ज़रूर याद रखना, आपको कॉजेज़ याद रखने हैं बस, कि जब पार्शियल होता है तब हम डिस्ट्रेस कॉज होता है, पार्शियल होते हैं ऑल्टर कर देते हैं, आप कह सकते हो जब हम ऐसे ही प्रेजेंट करते हैं कंफ्यूज करने के लिए, और साथ ही साथ अलग अलग स्टैटिस्टिक्स होता है एक प्रॉब्लम का, ठीक है। अब हमने कॉजेज़ पढ़ लिए कि ऐसे ऐसे डिस्ट्रेस पैदा होता है। अब इसके सल्यूशन क्या है, इसको सही कैसे करें, रेमेडीज़ क्या है, इसकी रेमेडीज़ भी समझ लेते हैं। सबसे पहली रेमेडी है नो बायस। देखो जस्ट अभी अपने पढ़ा कि जनरली रॉन्ग व्हेन कलेक्टेड इन अ पार्शियल मैनर, जब हम पार्शियल होते हैं और बायस होते हैं तो हमको बायस नहीं होना है। हमको बायस होकर अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसका रिज़ल्ट गलत ही आएगा, राइट, पार्शियल ही रिज़ल्ट आएगा। तो आपको क्या करना है, बायसनेस नहीं शो करनी है। नेक्स्ट इज़ एप्लीकेशन बाय एक्सपर्ट्स। स्टैटिस्टिक्स मैंने आपको बताया था एक ऐसा ही सब्जेक्ट है जिसमें एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है, क्योंकि आम जनता के बस की बात नहीं है। तो इसका जो यूज़ है वो एक्सपर्ट्स के थ्रू ही किया जाना चाहिए, देन ओनली इट इज़ सक्सेसफुल, और लोग इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, वरना डिस्ट्रस्ट ही पैदा होगा। फिर आता है कंसिडरेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल लिमिटेशंस। जो भी आपने लिमिटेशंस पढ़ी थी, जैसे कि आपने बहुत सारी लिमिटेशंस पढ़ी थी, पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था ना स्कोप में, तो वो सारी जो लिमिटेशंस है उनको आपको कंसिडर करना है, उनको दिमाग में रखना है कि स्टैट्स से ये नुकसान है, इसका ये इस फ़ायदा नहीं है, इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, तभी आपका जो डेटा है वो आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन देगा, और लोगों के प्रति लोग जो हैं वो आपके स्टैट्स पर, आपके डेटा पर ट्रस्ट कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है। ये आपको सुनने में लग रहा होगा ये बहुत ही यूज़लेस सा टॉपिक है, बट ट्रस्ट मी, इससे क्वेश्चंस आते हैं, और ये ऐसा टॉपिक नहीं है कि आप रटो, इसको बस समझ लो दिमाग में कि कैसे कैसे डिस्ट्रस्ट कॉज होता है, क्या क्या रेमेडीज़ हैं, होता क्या क्या है, 1-2 स्टेटमेंट्स याद कर लो, बस सिंपल। और या इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी ख़त्म होता है, फर्स्ट चैप्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। एंड या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।